नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्विक सर्ट एल्गोरिदम को सीखने जा रहे हैं। ये पिछले वीडियो में हम मर्ज सर्ट के बारे में जानकारी लिए थे। क्विक सर्ट भी डिवाइड एंड कंकर नियम के आधार पर काम करता है, अर्थात इसमें भी आप एक एरे के तत्वों को क्रमानुसार जमाने के लिए दो भाग में बांटते हुए छोटे से छोटे इकाई तक लाते हैं। इसमें सभी संख्याओं में से एक साइड से कोई भी संख्या को हम एक धुरी मानेंगे, पाइवट मानेंगे, चाहे वो बाएं साइड से की संख्या या सबसे दाईं तरफ से की संख्या को हम एक धुरी मानते हैं। इन सभी संख्याओं में से धुरी की वह वास्तविक स्थान को पता लगाना होता है जहां क्रम में जमाने के बाद वह स्थापित होता है, यानी कि उसकी वास्तविक इसी जगह में रहना चाहिए। मान के चले 17 बाईं ओर की रखा गया है। यहाँ कुछ संख्या है 0 से 7 तक इंडेक्स पोजीशन, यानी कि कुल 8 संख्या को लिखा गया है। 17 का वास्तविक स्थिति कहाँ होना चाहिए? अगर 17 को मैं धुरी मानूंगा तो 17 किस जगह में होना चाहिए था, उस चीज़ को हम ढूंढते हैं। पहले हम इन्हीं संख्याओं को इस प्रकार के इधर उधर करते हैं जिससे कि 17 अपना वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसी क्रम में मान के चले मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी संख्या यानी कि इस संख्या का इसको पाइवट यानी कि धुरी मानते हुए 10 का मैं निकालना चाहता हूँ कि वास्तविक स्थिति कहाँ होना चाहिए था। जब हमको 10 की एक वास्तविक स्थिति पता लग जाता है, मान के चले 10 की ये वास्तविक स्थिति है, तो जो शेष संख्या है इनमें से छोटी संख्याएं बाईं ओर स्थापित करते हैं और इससे भी बड़ी संख्याएं दाईं ओर स्थापित करेंगे, यानी कि उनकी जगह को अदला बदला करते हैं। हो सकता है जब मैं अगर उदाहरण के तौर पर मैं इसके बारे में विवेचना करूं तो यहाँ 7, 9, 8, 6 इस क्रम में होगा, नहीं जरूरी नहीं है। ये 6, 8, 9, 7 भी हो सकता है, ये 9, 8, 7, 6 भी हो सकता है, किसी भी क्रम में हो सकता है, ये जरूरी नहीं। अगर दो संख्या है जो एक ही समान संख्या, मान के चले इसी आरे के अंदर दूसरा एक तत्व है जो कि 10 ही है, तो इसके अंदर 10 किसी भी तरफ से आ सकता है, यानी कि बाईं ओर भी आ सकता है या दाईं ओर भी आ सकता है। यह डिपेंड करता है कि अपन शर्त के अंदर बराबर की चिन्ह कहाँ किस जगह में लगाया है। तो 10 अगर समान संख्या है वो किसी भी ओर आ सकता है। तो इस एरे का परिणाम में जब हम इस प्रकार इसको धुरी मानेंगे, 10 को धुरी मानते हैं, तो सारे संख्याएं इसी क्रम में जैसे बाकी संख्या रह गए 12, 17 और 19 ये दाहिने भाग में रहेंगे। 12, 17 और 19 ये दाहिने भाग में रहेंगे। इस प्रकार की जमाते हुए हम उस धुरी से छोटी संख्याओं को बाईं ओर स्थापित करेंगे और धुरी से जो बड़ी संख्या है वो दाईं ओर स्थापित होंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, इसको दोबारा ये एक पार्टीशन बना दिया, यहाँ से यहाँ तक एक छोटी संख्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सारे बड़ी संख्याएं स्थापित होते हैं। तो फिर से उसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को पुनः चालू करते हैं रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा। अब की बार एरे के इन बाएं वाला भाग को देते हैं, फिर बाएं वाला भाग की छोटे छोटे टुकड़े करते हुए वह उसको भी 2 भाग में बांटता जाएगा। और जब उसका प्रत्येक तत्व धुरी के रूप में अपना वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं तो ये एरे पूरी तरह से जम जाता है। तो इसको बाएं वाला भाग को भी अलग रिकर्सिव फंक्शन के द्वारा अब प्रत्येक को धुरी मानने का कार्य करेंगे। उसी प्रकार के दाएं वाले भाग को भी रिकर्सिवली हम पाइवट को प्रत्येक अवयव को पाइवट मानते रहेंगे और इसी क्रम में वो वास्तविक स्थान पर अपना आते रहेंगे। तो ये है उसकी मूल फंडा
कि इसकी प्रत्येक तत्वों का वास्तविक स्थान को एक एक करके हमको निकालना है। इसके लिए हम उसको दो दो भाग में बांटते हैं। ये दो प्रकार के विधि से होते हैं। आज हम तो हमारा मूल उद्देश्य है कि इसको पार्टीशन करना। मैं एक एरे मान लेता हूँ, एक फंक्शन में बनाता हूँ क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट ये एक एरे लेता है और क्या क्या लेता है, ये लोअर नंबर एल को लेगा। ये इसको मैं लोअर लिमिट मानूंगा और इसको हायर लिमिट मान लूँगा। लोअर लिमिट 0 है जबकि हायर लिमिट मेरा 7 है। इस क्षेत्र में अपर लिमिट में मानते हैं। चलिए अब इसके बाद इस क्विक शॉर्ट के द्वारा इसको हम पार्टीशन करेंगे। अगर इफ लोअर लिमिट लेस देन यू है तो हम करेंगे क्या, एक पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के लिए मैंने पार्ट नाम की एक फंक्शन का प्रयोग करता हूँ, मान लीजिए, जिसको मैं एक एरे दूंगा और वह एरे इंटीजर लो को भी दूंगा और इंटीजर हाई को भी दूंगा। सबसे पहले जब मैं पार्टीशन करता हूं तो जब मैं इस पार्टीशन फंक्शन, ये पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, मुझे उसका एक प्रथम धुरी का स्थान बता देगा। तो जब धुरी मिल जाता है तो इसको मैं कहीं ना कहीं संचित करके रखूँगा। तो मान के चले मैंने इसको कह दिया पी या पोजीशन, कुछ भी कह दिया। अब मेरे को वास्तविक एरे कोई पाइवट की वास्तविक स्थिति पता चल गया। उसकी बाएं वाला भाग को क्विक शॉर्ट वही तरीके से वापस क्विक शॉर्ट कॉल करूँगा। अब की बार मैं एरे को दे रहा हूँ जिसके अंदर बाएं वाला भाग यानी कि इंटीजर लो से लेकर के, अब दाएं वाला भाग कहाँ होगा, मान के चले ये मेरा पोजीशन P निकल गया तो P -1। तो हायर लिमिट इस सब एरे का हायर लिमिट P -1 होगा, यानी कि इंटीजर जो भी मेरा पार्टीशन का पोजीशन मिला था उससे एक कम। दाएं वाले भाग को भी मैं करूंगा, यानी कि उसको भी क्विक शॉर्ट के द्वारा कॉल करते हुए अब की बार ये जो दाएं वाला भाग का लोअर लिमिट क्या होगा, अगर ये P है तो P + 1 और इंटीजर हाई यानी कि अपर लिमिट। जब ये कार्य पूरा कर लेता है, रिकर्सिवली करते हुए प्रत्येक को धुरी मान लिया जाएगा। इस पार्टीशन मेन है हमारा ये पार्टीशन। जब ये पार्टीशन कर लेते हैं यानी कि प्रत्येक की धुरी की पोजीशन हमको निकल जाता है तो हम सारे पूरी की पूरी सारे तत्व इसके अंदर जमे हुए रह जाते हैं। ध्यान रखिए, क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम का उपयोग हम बड़े डाटा के लिए करते हैं क्योंकि ये सबसे शीघ्रता से काम करने वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम माना जाता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n जो है वो डाटा जितना बड़ा होगा समय में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए बड़े डाटा के समूह के लिए हम क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम का उपयोग में लेते हैं। ये जो पार्टीशन मेथड का हम पहला विधि के द्वारा किस प्रकार करते हैं उसके बारे में विवेचना करते हैं। मान के चले मैं इसको पाइवट मानता हूँ तो मैं कहता हूँ क्योंकि ये रिटर्न करेगा इंटीजर फंक्शन, मैं इसको कहूँगा इंटीजर पार्टीशन। इसको हम देते हैं एक इंटीजर एरे के रूप एरे देंगे, इंटीजर लोअर लिमिट और इंटीजर अपर लिमिट। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहला विधि के अंदर
हम देते हैं कि मान के चले मैं एक काउंटर शुरू करता हूँ आई बराबर जो लोअर लिमिट है उससे एक कम। आई अभी पहले से आई का मान अभी लोअर लिमिट से एक कम कर देते हैं, यानी कि L -1। फिलहाल I -1 होगा क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट 0 है, तो I जो है -1 हो जाता है। और ये मेरा अपर लिमिट U है, मैं पाइवट को V कहता हूँ। मान के चले पाइवट V इक्वल्स टू अपर वाला लिमिट वाला एरे तत्व को हम धुरी मानते हैं, तो मैं कहूँगा A ऑफ U। अब इंटीजर इसके अंदर मैं रखता हूँ I इक्वल्स टू L -1, ठीक है, और एक काउंटर J के नाम से चलाता हूँ। अब तर्क ये कह रहा है अभी फिलहाल पाइवट का मान जो है मेरा 10 है। 10 से छोटी संख्याएं बाईं ओर रहना चाहिए और 10 से सारे बड़ी संख्याएं दाईं ओर आ जाना चाहिए, यानी कि जो जो छोटी संख्याएं मिलते रहेंगे उसको बाईं ओर लेता रहूँगा और जो जो बड़ी संख्याएं आते रहेंगे उसको दाईं ओर लेता रहूँगा। ये मेरा तर्क है। इस तर्क के आधार पर अगर मैं J को पहले यहाँ से शुरू करता हूँ, मान लीजिए J मेरा यहाँ है, I मेरा अभी -1 में है फिलहाल इस एरे के लिए। पहले J को 0 माना, J को स्टार्ट पोजीशन से लेते हुए जब पाइवट जिसको माना है उससे अगले स्थान पर यानी कि U -1 तक लूँगा, तो मैं यहाँ एक लूप चलाऊँगा फॉर J इक्वल्स टू लोअर लिमिट L से लेकर के, J को मैं लोअर लिमिट L से लेकर के J लेस देन इक्वल टू लेस देन अपर लिमिट, J लेस देन अपर लिमिट, J अपर लिमिट और J प्लस प्लस, ठीक है। अब इस क्षेत्र में मैं क्या करता हूँ, एक तुलना करूँगा। अगर इफ A ऑफ J लेस देन द पाइवट मान जो कि V में मैंने रखा है, जो कि धुरी के मान है, अगर वह संख्या जो संख्या मैं गणना करता हूँ अगर वो छोटा होता है तो मैं क्या करूँगा, I के मान को वृद्धि करूँगा और करूँगा स्वैप A ऑफ I और A ऑफ J। A ऑफ I और A ऑफ J का मान का अदला बदला कर दूंगा। इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अब विवेचना करेंगे। पहले J का मान 0 है, I अभी -1 है। अगर J के अंदर 0 है तो A ऑफ J यानी कि 17, मेरा धुरी है 10, क्या 17 10 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो यह क्रियान्वयन नहीं करेगा, आगे बढ़ता है, यानी कि J अभी मेरा यहाँ इस पोजीशन में आ जाता है। J जो है वो मेरा 1 J प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है, बिना आगे बढ़े ही। I अभी भी -1 में है। अब J के पोजीशन है 1, क्या A ऑफ J में वर्टेक्स से छोटी संख्या है? हाँ है, क्योंकि 7 10 से छोटी है। जब ये ट्रू होता है तो हम क्या करते हैं ना, I के मान को 1 आगे बढ़ाते हैं, यानी कि मेरा I अभी इस पोजीशन में आ गया। I अभी 0 है, J अभी 1 है। इन दोनों के बीच में मान के अदला बदला कर लेते हैं, यानी कि इसके परिणाम के रूप में जो मिलता है, अब 7 यहाँ आ जाता है और 17 यहाँ रहता है। शेष संख्या 9 12 8 19 6 और 10 तो मेरा धुरी है। मैं इसी क्रम में इसको क्रियान्वयन करता ही जा रहा हूँ। चलिए, ये मेरा धुरी है, ये मेरा पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं
कि ये दोनों के मान अदला बदला कर दिए। नेक्स्ट, जे को अभी मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। जे मेरा यहाँ है, क्या 9 10 से छोटा है? हाँ है। अगर छोटा है तो आई के मान को एक आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आई यहाँ आ गया, आई 1 हो गया है। अब स्वैपिंग करता है 9 और 17 को, यानी कि संख्या इसी प्रकार के हो जाएंगे। 7 9 इधर आ जाएगा और 17 बाकी सारे अभी भी वही हैं। अब इसके बाद जब अगले बार जे को आगे बढ़ाता है, अब जे मेरा इधर है, आई मेरा 1 पे है, जे 3 पे है। अब क्या 12 10 से छोटा है? क्या 12 10 से छोटा है? नहीं है, तो आई के मान अपरिवर्तित रहेगा। फिर आगे बढ़ता है, यानी कि जे मेरा अभी यहाँ आ जाता है चौथे इंडेक्स में। क्या 8 10 से छोटा है? हाँ है। अगर है तो आई को मैं आगे बढ़ाया और इन दोनों के मान को स्वैप करूँगा, यानी कि ये संख्या इसी प्रकार के बन जाएंगे। 7 9 8 12 और 17, ये दोनों मान अदला बदला कर दिए। शेष संख्या एज है। अब जे मेरा यहाँ है, फिर आगे बढ़ते हैं, जे को आगे बढ़ाते हैं तो जे मेरा हो जाता है 5। क्या 19 10 से छोटा है? नहीं है। आगे बढ़ता है जे। क्या 6 10 से छोटा है? हाँ है। तो अब आई को आगे बढ़ा दिया, अब आई को आगे बढ़ाते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आई प्लस प्लस करता है और इन दोनों के मान को ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वैप करेगा। अर्थात यहाँ 7 9 8 6 17 19 12 और 10, यानी कि ये और ये दोनों आपस में स्थान बदल दिए। अब हम देखते हैं कि जे आगे जा नहीं सकता क्योंकि लिमिट उसकी पूरा हो गया। तो जे इस यहाँ तक आने के बाद रुक जाता है। अब क्या करते हैं ना, ये जो संख्या के वास्तव में ये सारे बड़ी संख्या हो गए, ये सारे छोटे संख्याएं हो गए। अब ये जो मेरा वर्टेक्स था 10, उसको इस जगह के साथ स्थानांतरित कर दूंगा। अर्थात मैं इसके बाद जब ये लूप पूरा हो जाता है, स्वैप ए ऑफ आई प्लस 1, ए ऑफ आई प्लस 1। अब आई मेरा 3 में था, मैं इस जगह पे 4 जगह में 10 को लाना चाहता हूँ और ए ऑफ यू। ठीक है, यानी कि अब मैंने क्या किया है, मैं इस क्षेत्र में 7 9 8 6 और इन दोनों को स्वैप करवा दिया। तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 19 है, 12 है और यह 17 है। तो इस प्रकार की मेरा ये जो धुरी है, वास्तव में ये इस साइड में सटेड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस साइड का सटेड होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ये क्रमानुसार जमे हुए रह जाते हैं, परंतु हमको तो प्रत्येक को धुरी मानना ही पड़ेगा। किंतु 10 की स्थान यही है, ये पक्का हो गया है। तो अब हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। तो इसके स्थान को रिटर्न करते हैं, कौन सा स्थान होगा, आई प्लस 1। तो क्योंकि ये एक इंटीजर फंक्शन है, ये रिटर्न करता है रिटर्न आई प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार के हमने इस पार्टीशन को बांट लिए और मेरा जो एक धुरी 10 है वो अपना वास्तविक स्थिति में आ गया है। इसी क्रम में जब रिकर्सिवली इस फंक्शन को दिया जाएगा, इस पार्ट को, या रिकर्सिवली इस पार्ट को दिया जाएगा और उसके अंदर भी प्रत्येक तत्व जब धुरी मान लिए जाएंगे रिकर्सिवली करते हुए, तो ये सभी तत्व अपने अपने निश्चित स्थान पर आ जाते हैं जहां उचित रहना चाहिए था उनको, और वह क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम पूरा होता है। हमें अभी क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम को नोट्स में
तथा प्रैक्टिकल के रूप में देखने जा रहे हैं। इसके अंदर पहले भाग में लिखा गया बड़े डाटा के लिए, यानी कि जहां तत्वों की संख्या बहुत अधिक होता है, एरे की एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तब सबसे बढ़िया सॉर्ट विधि के रूप में क्विक सॉर्ट को माना जाता है, क्योंकि इससे सबसे खराब स्थिति में सब n log n की रेखा के द्वारा इसको दिखाया जाता है। अर्थात जितना अधिक संख्या कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, संख्या जब जितना अधिक बढ़ता जाएगा, समय में विशेष अंतर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस विधि में एरे की एक संख्या को धुरी यानी कि पाइवट मान करके दो भाग में बांटा जाता है। इस धुरी के बाईं ओर की सभी संख्या उस धुरी से कम होंगे और उसके दाहिने भाग में सभी संख्या उससे अधिक होंगे। इस प्रकार की एक निश्चित निर्धारित स्थान निकाल करके उसको स्थापित कर दिया जाता है। विभाजन की इस प्रक्रिया में पाइवट को अपने उचित स्थान पर, पाइवट जो होता है वो अपना उचित स्थान पर आ जाता है। फिर से रिकर्सिव प्रक्रिया से बाईं सबवारे जो अभी दो भाग में बट गया है, एक होता है पाइवट के बायां वाला भाग और एक होता है पाइवट के दायां वाला भाग। जो बाएं वाले सबवारे में और दाहिने वाले सबवारे में बारी बारी से प्रत्येक पाइवट पॉइंट को व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि प्रत्येक तत्व को पाइवट मानते हुए उनके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि ये एरे जो है वो क्रम में जम जाता है। उसके एल्गोरिदम भी लिखा गया है। एक एरे है जिसका अवयव A0 से लेकर के AN-1 तक होता है, शून्य से गिनती शुरू होता है, इसलिए एक कम हो करके दिखाया गया। त्वरित छाट विधि से उन्हें आरोही क्रम में जमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर n संख्या अगर 1 से कम है तो इसका मतलब यह ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बाहर निकल जाएंगे। अगर एरे में से अवयव V का चयन करना होता है, जिस स्थान को धुरीवट मानेंगे, इसका इंडेक्स स्थान J माना जाता है। ठीक है, अपन आई जे कोई भी लिमिट को चाहे आप आई साइड में भी मान सकते हैं, परंतु आप यहाँ एल्गोरिदम में J माना गया है। सभी अवयव को पुनः इसी प्रकार के जमाया जाता है कि V से सभी छोटी संख्याएं बाईं तरफ आ जाते हैं और V से सभी बड़ी संख्याएं दाहिने भाग में आते हैं। इस प्रकार स्थान बदल करके धुरी J स्थान पर होता है, जो A0 से लेकर AJ-1 तक की सभी उस V से छोटा होंगे, और AJ+1 से लेकर के AN-1 यानी कि अपर लिमिट की जो है सबसे दाहिने भाग में जितने संख्या रह जाएंगे वो V से बड़े होंगे। उन्हें दो सब एरे के रूप में माना जाता है। इसी क्विक सॉर्ट प्रक्रिया को बार बार क्रियान्वयन यानी कि रिकर्सिव करके सभी एरे को जमाया जाता है। सभी सब एरे को छोटे छोटे भागों को जमाया जाता है। जब प्रत्येक अवयव धुरी बनकर अपने जगह में आ जाता है तो एरे क्रम में जम जाता है। तो यहाँ जैसे एक उदाहरण में भी दिखा, नोट्स में भी लिखा गया है कि 70 को एक एरे मान लिया, तो 70 के बाहिने भाग में इसको जब दो भाग में बांटता है, 70 के बाहिने वाले भाग में 10, 30, 40, 50, इसलिए अपने को तो प्रत्येक तत्व को धुरी मानना ही है। तो छोटे छोटे भाग में इस प्रकार की धुरी मानते हुए आप इसके विश्लेषण करेंगे तो वो सभी संख्याओं को धुरी मानते हुए उनको क्रमानुसार जमाता हुआ गया है, और अंत में जब सभी तत्व जब धुरी बन जाते हैं, यानी कि वो अपने अपने उचित स्थान पर आ जाते हैं। इसको हमने प्रोग्राम के द्वारा लिखे हैं कि यह कंपाइल समय में हमने मानों को घोषित कर दिए ए नाम की एरे के अंदर, 10 संख्याओं को रख दिए है, कोई भी नंबर हो सकता है। उन संख्याओं को पर्दे के ऊपर दिखा दिया। दो यूजर डिफाइंड फंक्शन का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के रूप में लिखा गया है मेन फंक्शन से पहले, जिनको बाद में हम परिभाषित किए हैं। तो वह क्विक सॉर्ट फंक्शन को बुलाता है, जो आगे चल करके क्विक सॉर्ट फंक्शन ही पार्टीशन नाम की सब फंक्शन को फिर से बुलाता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो क्विक सॉर्ट को पैरामीटर के रूप में एरे देते हैं, और लोअर लिमिट जो कि 0 है और अपर लिमिट जो कि 9 है, क्योंकि 0 से 9 तक की इंडेक्स पोजीशन है। ये इंडेक्स पोजीशन को देते हुए हमने जब ये
प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो सभी संख्याएं जम जाएंगे और उनको पर्दे के ऊपर दिखाने के लिए आगे की 3 पंक्तियां हैं। तो इस भाग में क्विक शॉर्ट में जब हम पार्टीशन नाम की यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करते हैं, पैरामीटर वही देते हैं किंतु यह लोअर और अपर पैरामीटर परिस्थिति के अनुसार बदलते रहेंगे। पहले विधि के द्वारा हम कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं आई और जे दोनों के दोनों काउंटर जो है वो बाएं से दाईं होने और अंत यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है यू, अपर लिमिट यू है, उससे एक कम तक चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर मैं क्विक शॉर्ट 1 एल्गोरिदम को देखता हूं तो आप देख सकते हैं देव सी प्लस प्लस में कॉपी पेस्ट करते हुए यहाँ ले आए हैं। अब इसको हम करते हैं कंपाइल, एरर नहीं है तो हम इसको करते हैं रन। हम रन करने पर हमको करते हैं, हम देख पाते हैं कि सारी संख्याओं को पहले इन पंक्तियों के कारण यह सभी संख्याओं को जो अब किसी भी क्रम में थे जमा हुआ नहीं था, वही जो कम संख्याओं को हमने ए अरे में दिए हैं उनको दिखा दिया गया है। जब सॉर्टिंग कर लिया गया है इस 13 नंबर लाइन नंबर के कारण, उसके बाद ये 17 और 18 पंक्ति के कारण ये जमे हुए संख्याओं को यहाँ अगले पंक्ति में दिखा रहा है। ठीक है।